पता नहीं सिर्फ शुरुआत के 15 सेकंड की वीडियो देखकर लोग ये कैसे जान लेते हैं कि आगे की बात क्या होगी। आपके समय की कीमत बहुत है, मैं समझता हूँ। एक फादर अपने बेटे को बोलता है कि तुम्हारे सिर्फ 3 काम हैं, पढ़ाई करना, सोना और खाना खाना। लेकिन बेटा वो भी नहीं कर पाता है। सरकार के सिर्फ 3 काम हैं, पीस मेंटेन करना, नौकरी देना और जनरल सेफ्टी इंश्योर करना। लेकिन सरकार वो भी नहीं कर पाती है। पता नहीं क्या कर पाती है सरकार। मेरी किसी भी बात पे आपको विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सच होता है उससे विश्वास की ज़रूरत नहीं होती। और इस वीडियो का तो एक एक सेकंड मेरा ट्रूथ है, एक एक सेकंड मेरा सच है, मेरे जैसे हर कश्मीरी का ट्रूथ है। क्योंकि हम इसे रोज़ जीते हैं, रोज़ देखते हैं, इसमें रोज़ बड़े होते हैं, इसमें सांस लेते हैं। आप इसे झुटला नहीं सकते। कहने को तो कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन फिर भी कश्मीर में कुछ भी नॉर्मल नहीं है। अगर आप इसे नॉर्मल बोलते हो तो फिर वो आपकी इग्नोरेंस है। क्योंकि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, नॉर्मल हालातों में एक सिंपल सा फॉर्म भरने के लिए आपको 400 किलोमीटर्स ट्रैवल नहीं करना पड़ता है। आपको धूप में 5.5 आवर्स खड़े नहीं रहना पड़ता है। आपको नहीं रहना पड़ता है, हमें पड़ता है। एंड दैट इज़ द डिफरेंस। अब जो आप ठहर के सुन ही रहे हैं, तो चलिए आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। श्रीनगर से बानीहल जाने वाली ट्रेन को हम इंटरनेट एक्सप्रेस बोलते हैं। इंटरनेट एक्सप्रेस क्यों? क्योंकि वो हमें इंटरनेट तक लेके जाती है। कोई बाहर का सुनता है तो उसे बड़ा सरप्राइज फीलिंग होती है कि ऐसी भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल करती है, हम तो उसमें सफ़र करते हैं। मुझे भी मेरे कॉलेज का फॉर्म भरना था, वरना मेरे पूरे साल की मेहनत बर्बाद जाती, पूरे साल का पैसा बर्बाद जाता। तो मैंने भी पहले दिन ट्रेन पकड़ी। पहली ट्रेन छूट गई क्योंकि पहली ट्रेन में भीड़ इतनी थी, इसीलिए दूसरी ट्रेन पकड़ी जिसमें भी भीड़ कुछ कम नहीं थी। उस ट्रेन में इतनी भीड़ थी जैसे हम सब किसी तीर्थ यात्रा पे निकले हों। उस समय क्या हज और क्या 4 धाम, सबकी मंजिल एक थी, बानीहल और इंटरनेट। 2 घंटे के सफ़र के बाद मैं बानीहल पहुंचा और दूर से एक लंबी लाइन देख के पता चल गया था कि वहीं पे इंटरनेट है। लाइन में नहीं भी तो 350 लोग रहे होंगे। दोपहर 1 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक मैं उस लाइन में खड़ा रहा, लेकिन फिर भी मेरा नंबर नहीं आया। एक आदमी से पूछा तो उसने बोला कि आज नंबर लगाओगे फिर जाके कल आएगा। लोग 1 दिन पहले नंबर लगा के खड़े हो रहे हैं। तो मैंने भी उसी दिन अपना नंबर लगाया। दूसरे दिन फिर गया इंटरनेट एक्सप्रेस पे, 2.5 घंटे लाइन में फिर से खड़ा रहा और तब जाके मैं अपने कॉलेज का फॉर्म भर पाया। एक सिंपल सा फॉर्म, बहुत सिंपल सा फॉर्म, जिसे भरने में आपको आधा घंटा नहीं लगेगा। मुझे उसे भरने में 2 दिन लग गए और 1000 रुपये से ज़्यादा खर्च हो गए। वहाँ पे इंटरनेट यूज़ करने का चार्ज 250 से 300 रुपये फॉर 1 आवर। फॉर 1 आवर। इससे कम में 1 महीने का इंटरनेट आ जाए और आप उसे घर बैठे यूज़ कर सकते हो। आप कर सकते हो, हम नहीं, बट आप कर सकते हो। इंग्लिश लैंग्वेज का एक वर्ड है काफ्काएस्क। मतलब जब कोई भी सिचुएशन इतनी अजीब हो जाती है, इतनी वियर्ड हो जाती है कि आप उसे और किसी भी तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते, तो उसे काफ्काएस्क बोल देते हैं, क्योंकि वो इतनी कॉम्प्लेक्स और इतनी इलॉजिकल है। मैं जहाँ देखता हूँ मुझे सब कुछ काफ्काएस्क ही दिखता है। पूरा कश्मीर काफ्काएस्क है। हर शख्स को छोटी छोटी चीज़ों की वैल्यू पता होनी चाहिए, वो जीने का सही तरीका है। लेकिन किसी बच्चे को लाइफ की वैल्यू अपने पेरेंट्स को खो कर नहीं पता चलनी चाहिए। वो तरीका गलत है। आज हमें छोटी छोटी चीज़ों की कदर है। आज हमें उन छोटी छोटी चीज़ों की वैल्यू पता है। जैसे गूगल पर एक पेज लोड होने लगता है, अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिंक अपीयर होने लगते हैं, इमेजेस भी लोड होने लगती हैं और सारे लिंक्स खुलते भी हैं। जब सॉरी और कनेक्शन टाइम्ड आउट जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सिर्फ
गूगल का पहला पेज ही नहीं, दूसरा, तीसरा और चौथा पेज भी खुलता है। वीडियोस आगे बढ़ने लगती हैं, चेहरे साफ होने लगते हैं, आप पूरी दुनिया से जुड़ने लगते हो, पूरी दुनिया आपसे जुड़ने लगती है, आप पूरी दुनिया से कुछ बोल सकते हो और पूरी दुनिया आपको सुन सकती है। मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला था, इंटरनेट इज नॉट लाइफ। ही इज राइट, इंटरनेट इज नॉट लाइफ, क्योंकि वाटर इज लाइफ। बट माइंड यू, इंटरनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव ए डिसेंट लाइफ। आप किसी से उसके कपड़े छीन कर ये तो नहीं बोल सकते कि थोड़ा समय बिना कपड़ों के गुजार लो, पहले भी लोग बिना कपड़ों के रहते थे। आज सभी के पास कपड़े हैं तो सबके पास कपड़े होना जरूरी है। आज सभी के पास इंटरनेट है तो सबके पास इंटरनेट होना जरूरी है। दैट इज इक्वालिटी इन द ट्रूएस्ट सेंस, है कि नहीं? आप अभी सिर्फ मेरी बातों को सुन रहे हो, आपको एहसास नहीं है। जिस दिन एहसास होगा उस दिन आप जज करना बंद कर दोगे। यहां जो भी होता है, कश्मीर में जो भी होता है, उसे दूर बैठकर लोग बड़े आराम से जज कर लेते हैं। कुछ फैक्ट्स पढ़कर, कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़कर, किसी न्यूज़ एंकर की बातें सुनकर, कोई न्यूज़ स्टोरी पढ़कर बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, हमें जज कर लेते हैं, फैसला सुना देते हैं। आप ये नहीं समझते कि जब आप ऐसे हालातों में बड़े होते हो तब देयर इज नो ब्लैक और वाइट, एवरीथिंग इज ग्रे। तब आप चाह कर भी किसी चीज को नॉर्मल तरीके से नहीं देख सकते हो, वो नॉर्मल है ही नहीं। देखोगे कैसे? ये हमारी गलती है क्या? ये हमारी गलती नहीं है कि किताबों के प्रिंसिपल्स और देश की बातों के सामने हमें हमारी तकलीफें बड़ी लगती हैं। किसी को भी लगेंगी। हम बहुत दूर से चल के आ रहे हैं, बहुत दूर से, 70 सालों से चलते ही तो रहे हैं। और हर कदम पर, हर चेक पोस्ट पर हमसे हमारी आइडेंटिटी पूछी गई है, हमसे हमारी पहचान पूछी गई है। कौन हो, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, मकसद क्या है, मिलिटेंट हो। मैं कोई मिलिटेंट नहीं, मैं एक नॉर्मल सा स्टूडेंट हूँ जो इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो चुका है, जो इतना हेल्पलेस फील करता है जिसकी कोई हद नहीं है, जिसे अपनी लाइफ का खुद का मकसद नहीं पता, जिसका खुद का फ्यूचर एक अंधेरा है। बता कहीं कभी किसी दिन हमें रोक के कहीं पे कभी किसी दिन हमें रोक के वो हमसे हमारा हाल पूछ लेते तो आज पूरी कहानी कुछ और हो सकती थी। पर किसी ने हमसे पूछना ज़रूरी नहीं समझा। किसी ने हमसे नहीं पूछा कि साल में 6 महीने कर्फ्यू कैसा लगता है। अगर हम ज़रूरी होते तो हमसे पूछने आते। वो पूछते छोटे बच्चों से हर कोने में फ़ौज को खड़े देखकर कैसा लगता है। वो पूछते डाउनटाउन से धुआं उठता हुआ देखकर कैसा लगता है। वो पूछते दिन भर जी हुजूरी जी जनाब करना कैसा लगता है, बिन बात टटोले जाना और तराशे जाना कैसा लगता है। वो पूछते बंद कश्मीर से आज़ाद तिरंगे को लहराना कैसा लगता है। सिर्फ आधी बेवाओं को पता है कि इंतज़ार किसे कहते हैं। वो पूछते आधी बेवाओं से इंतज़ार करना कैसा लगता है।
अच्छा नहीं लगता है। जब आधी रात को दिल्ली में मास्टर स्ट्रोक्स खेले जाते हैं, कश्मीर में लोग गुमशुदा हो जाते हैं। मैं बिल्कुल भी वाकिफ नहीं था कि देश का हिस्सा बनने पे इतने सारे तोहफे मिलते हैं, इतनी सारी खुशियां मिलती हैं अलग अलग रूप में। इतनी खुशी, दुकानों के शटर गिरवा दिए और फ़ोनों पर ताले लगवा दिए, स्कूलों में किताबें बंद करवा दी और पूरे देश में हमारे खिलाफ शाक के बीज लगवा दिए। मोहल्लों में चुभने वाली तारें बिछा दी और सड़कों पर बैरिकेड्स फैला दिए। आंखों में आंसू भर दिए और अंदर चिंगारी। हर घर में घुस गए आप। हमने दिल के दरवाजे क्या खोले, आपने तो पूरा घर हड़प लिया। आप कश्मीर को अपना बनाना चाहते हो, हमें नहीं। घरों को हड़प लिया है तो सड़कों पे तो आना ही पड़ेगा ना। ये धरती, ये प्लैनेट रोज घूमती है, लेकिन हमें एहसास नहीं होता इसके घूमने का, हमें महसूस नहीं होता है। ठीक उसी तरीके से धोखा हमारे साथ रोज होता है, लेकिन हमें लगता है कुछ नहीं हो रहा। धोखा आपके साथ रोज होता है, आपको सिर्फ लगता है आपके साथ कुछ नहीं हो रहा। दर्द बहुत जरूरी है, वो हमें खुशी देखने के लिए जिंदा रखता है। और अब हमने उस दर्द को अपना बना लिया है। अब जो भी हो जाए, हर चीज ले लेंगे हम, जो भी हो हर चीज सह लेंगे हम। जितनी ताकत है, जितनी नफरत है, सब ले आओ, हर चीज ले लेंगे हम। तुमने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, हमारे गम को कैसे छीनोगे? सारे पुल जला दो, हम दरिया तैर करके पार कर जाएंगे। अब तुम हमें आजमा के देख लो। मेरे एक बाहर के दोस्त ने मुझसे पूछा था कश्मीर कैसा लगता है। पूरा कश्मीर अधूरा लगता है, जैसे किसी की नज़र लग गई हो। हमारे काम अधूरे, हमारी पढ़ाई अधूरी, हमारे रिश्ते अधूरे, हमारे सपने अधूरे और हमारे इश्क भी अधूरे। पूरा कश्मीर आधा अधूरा सा लगता है। अब इस बात को भी कैसे पूरा करूं समझ नहीं आ रहा। वो कहते हैं कि ढूंढने से खुदा भी मिलता है। लोग कहते हैं ढूंढने से खुदा भी मिलता है, लेकिन हमें तो हमारे अपने नहीं मिल रहे हैं। खुदा को बाद में देखेंगे। बड़ी खूबसूरत बला है कश्मीर, ना जाने कब टलेगी। आप जब अगली बार कश्मीर आओ तो सिर्फ दाल, चिनार, झेलम, सेब, बर्फ, अखरोट लेकर वापस मत लौट जाना। हमारे घर आना, बहुत किस्से पड़े हैं सुनाने को। तो फिर हम आपको वो खुला आसमान भी दिखाएंगे और वो बेनाम कब्रें भी, जिन कब्रों पर नाम नहीं होते हैं। अगर आपने पूरी बात सुनी तो उसके लिए शुक्रिया अदा।